तो आईवीएफ एक ऐसी पद्धति है जहां पर प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के पश्चात जो विभाजन की अवस्थाएं होती हैं उसमें ब्लास्टुला अवस्था और ब्लास्टुला अवस्था जो कि 72 आवर्स में आती है। देखिए सरोगेसी जिसे जनरली लोग किराए की कोख के नाम से जानते हैं, या ये भी हो सकता है कि कई केसेस में देखा गया कि जो बच्चे का जन्म हुआ उसमें कोई अनुवांशिक विकार हो गया या कोई जन्म से कोई जन्मजात विकार हो गया तो उन्होंने बच्चे को लेने से मना कर दिया। परोपकारी सरोगेसी क्या है? पहली बात, कॉमर्शलाइजेशन या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं होगा। नमस्कार, मैं रत्न कलश आज आपके साथ फिर अपने प्रीलिम्स टारगेटेड पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसे हमने पिछले जो भी वीडियोस पर और जो भी जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था उसी के आगे की श्रृंखला पर हम आज बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी में। और ये हमारे पास आज का जो सेगमेंट है उसमें हम देखेंगे कि प्रजनन से संबंधित जो तकनीकियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं सहायक प्रजनन तकनीकियां, ये क्या होती हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जैसे नाम लिखा हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि ये ऐसी तकनीकियां हैं जो प्रजनन में सहायता करती हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जो सामान्यतः प्रजनन होता है वो शुक्राणु और अंडाणु का प्राकृतिक रूप से निषेचन होता है और इस निषेचन पर अंडाणु से शुक्राणु मिलने के पश्चात विभाजन प्रारंभ होता है, मॉर्यूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। इसके पश्चात जर्म परत बनती है, अंगों का निर्माण होता है और इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है। किंतु यदि निषेचन ना हो पाए या माँ के शरीर के अंदर किसी प्रकार की समस्या है या पिता में शुक्राणुहीनता की स्थितियां हैं या मान लेते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु तो बन रहे हैं मगर शुक्राणु में मोटेलिटी नहीं है, या यह भी हो सकता है कि निषेचन ही नहीं हो पा रहा है, तो इन सभी स्थितियों के अनुसार पर अगर हम देखें तो ये जितनी भी स्थितियां हैं इनको हमने ठीक करने के लिए इस तकनीकियों का प्रयोग करा जाता है जिसे हम सहायक प्रजनन तकनीकियां कहते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझे कि ये तकनीकियां कितने प्रकार की हैं मुख्य रूप से, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आईवीएफ जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सरोगेसी, आईयूआई जिसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं, आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये जितने भी शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द इंग्लिश में ही जनरली प्रयोग किए जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन शब्दों को इंग्लिश में ही या देवनागरी लिपि में ही याद करें। मुख्य रूप से सभी लोग इस आईवीएफ शब्द को जानते होंगे जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आईवीएफ जिसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, एग को और स्पर्म को हम, अंडाणु और शुक्राणु को हम बाहर प्राप्त करते हैं और लैब में इसे निषेचित किया जाता है। मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अंडाणु होता है इसके चारों तरफ मुक्त रूप से शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है एक पेट्री डिश के अंदर। तो एक पेट्री डिश होती है, आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसे कांच की एक डिश है, उस डिश में हमने अंडाणुओं को रखा, एग को रखा और उसके चारों तरफ बहुत सारे स्पर्म है और ये स्पर्म प्राकृतिक रूप से, इसमें हम किसी भी प्रकार से फ्यूज़न नहीं कराएंगे, ये फ्यूज़न स्वतः ही करेगा स्पर्म। और फ्यूज़न करने के बाद ये जो निषेचन होने के बाद यहाँ पर निषेचित अंडे का निर्माण होगा जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ठीक है, अब ये जो युग्मनज है ये युग्मनज आगे की तरफ डिवाइड होगा, इसमें विभाजन होगा और ये जो डिवीजन होगा या जो ये विभाजन होगा, ये विभाजन कौन सा होगा, तो ये विभाजन समसूत्री होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये युग्मनज है जिसे हम जायगोट कहते हैं। अब इस जायगोट में विभाजन प्रारंभ होगा और वो विभाजन होगा समसूत्री और ये विभाजन एक सामान्य रूप से 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 इस तरीके से 2 2 2 के क्रम में विभाजन चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहली अवस्था आती है जो लगभग 16 से लेकर के 32 कोशिका की अवस्था होती है उसे हम मॉर्यूला कहते हैं, मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद आप 32 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 सेल्स और 64 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 सेल। और ये जो कोशिका हैं, ये जो सेल्स हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्टुला, गैस्टुला। मॉर्यूला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला, सॉरी ये ब्लास्टुला है, सॉरी ये ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद यहाँ पर अगली जो अवस्था आती है 128 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 256 टू फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 सेल्स। ये जो है इसे हम कहते हैं गैस्टुला, गैस्टुला। क्लियर?
तो यहाँ पर ये जो अवस्थाएं हैं, इसके बाद गैस्ट्रुला के बाद जर्म परत का निर्माण होगा, अंगों का निर्माण होगा और बच्चे का जन्म होगा। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अब प्रयोगशाला में होने वाली है, क्योंकि आपने यहाँ पर निषेचन कहाँ किया है? प्रयोगशाला में किया है। तो निषेचन यहाँ पर प्रयोगशाला में हो रहा है, और निषेचन प्रयोगशाला में होने की वजह से ही इसको हम इन विट्रो कहते हैं। देखिए, इन विट्रो का मतलब ही होता है प्रयोगशाला में निषेचन किया जाना। अगर यहीं पर शब्द लिखा हो इन वीवो, अगर एक शब्द ऐसा कहीं लिखा मिले आपको इन वीवो, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी प्रक्रिया जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से कोशिका के अंदर चल रही है। तो कोशिका के अंदर के लिए हम शब्द यूज करते हैं इन विवो, और बाहर की तरफ यूज करते हैं या लैब में यूज करते हैं इन विट्रो। और यहाँ पर एक मुख्य बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो ब्लास्टुला अवस्था है, इस अवस्था में हम यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। ब्लास्टुला अवस्था में ही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं माँ के गर्भाशय में। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये जो गैस्ट्रुला का विभाजन होगा, ये गैस्ट्रुला का विभाजन माँ के गर्भाशय में होगा। तो आईवीएफ एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर प्रयोगशाला में निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के पश्चात जो विभाजन की अवस्थाएं होती हैं, उसमें ब्लास्टुला अवस्था और ब्लास्टुला अवस्था जो कि 72 आवर्स में आती है। और यह वह अवस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अवस्था पे जो डेवलपिंग सेल्स होती हैं उनसे एक धागे नुमा आकृति निकलती है। इस अवस्था पर जो कोशिका की अवस्था होती है, जहां पर लगभग 64 से 128 सेल्स होती हैं, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, इनसे एक धागे नुमा आकृति निकलती है, और इस धागे नुमा आकृति को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये कोरियोनिक विलाई जो गर्भ की दीवार है उसमें पेनिट्रेट करके फिक्स होती हैं, और यही आगे जा करके प्लासेंटा का निर्माण करती है। ये जो कोरियोनिक विलाई है, जिसे हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोरियोनिक विलाई। ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये कोरियोनिक विलाई एक हार्मोन का निर्माण करते हैं जिसे HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन ये वह हार्मोन होता है जो बताता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन किस हार्मोन के को हम जांच कर करते हैं, तो वो आता है आपका HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और इसका निर्माण किससे होता है? ये धागे नुमा आकृति जिसे आप देख रहे हैं, कोरियोनिक वेलाई। इसीलिए ये जो ब्लास्टुला अवस्था है, यह अवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी अवस्था पे चाहे वो प्राकृतिक स्वरूप हो या हम IVF पद्धति करें, यहाँ पर हमें इसको प्लांट करना होता है गर्भाशय की दीवार पे, जो कि लगभग 72वें घंटे पर आती है। तो ये पहली पद्धति है जिसे हम IVF कहते हैं। IVF के बाद हमारी जो दूसरी पद्धति है उसे हम सरोगेसी कहते हैं। देखिए, सरोगेसी जिसे जनरली लोग किराए की कोख के नाम से जानते हैं। अब ये जो सरोगेसी है या किराए की कोख है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई दंपति बच्चा या संतान को धारण करने में अक्षम है, या किसी भी प्रकार से वह स्टेराइल, या ऐसा कहा जा सकता है कि वह एक प्रकार से बांझपन को सिद्ध कर चुका है, तो फिर यहाँ पर हमें किसी दूसरे महिला की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस सरोगेसी में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी सरोगेट माँ का प्रयोग करके हम बच्चे को जन्म देते हैं। जब सरोगेसी पद्धति की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो वाणिज्यिक या कॉमर्शलाइजेशन शुरू हो चुका था। मतलब बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में आते थे, और इंडिया में आने के बाद यहाँ पर सरोगेट माँ को चूज करते थे, मतलब सेलेक्ट करते थे, और सेलेक्ट करने के बाद उनसे अपने बच्चे को एक नियमित समय तक, कि 9 महीने 10 महीने तक रखना है, इतने समय के लिए वो अपने पास रखते थे, और इसके बाद यहाँ पर वह बच्चे को प्राप्त करके चले जाते थे। यहाँ पर देखा यह गया कि एक लंबे समय तक, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉमर्शलाइजेशन प्रोसेस हो रहा था, तो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी थी। कहीं ना कहीं एक माँ जो कि 9 महीने बच्चे को रखने के पश्चात जब बच्चे का जन्म होता है, तो एक लंबे गैप के बाद, मतलब लगभग 4 से 5 साल तक उसको फिर से वही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में फिर से रिस्टोर करना चाहिए, फिर कहीं दूसरे बेबी का डेवलपमेंट होगा। किंतु सरोगेसी के केस में ऐसा देखा गया था कि बार बार माँ का प्रयोग, बच्चे को जन्म के लिए सरोगेट माँ का प्रयोग, इससे माँ की मृत्यु भी हो सकती है, और इसके साथ साथ अंगों की बिक्री को भी देखा जा रहा था। और एक स्थिति आप ये भी सोच सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि किसी दंपति ने एक सरोगेट माँ को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद उसने उस
दंपति ने ये बात की एश्योरिटी दे दी, इस बात को बोल दिया कि इस 9 महीने तक आपका पूरा रख रखाव मेरी जिम्मेदारी है और आप इतना इतना पैसा ले लीजिए। अब मान लेते हैं कि वो दंपति वापस अपने देश की तरफ चले गए, या मान लिया भारत में ही है, वो चले गए। जाने के पश्चात उनका आपस में विवाद हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो अब जो बच्चा उन्होंने सरोगेट माँ के अंदर रखा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या ये भी हो सकता है कि कई केसेस में देखा गया कि जो बच्चे का जन्म हुआ उसमें कोई आनुवांशिक विकार हो गया या कोई जन्म से कोई जन्मजात विकार हो गया, तो उन्होंने बच्चे को लेने से मना कर दिया। अब जो माँ सरोगेट माँ बनी थी, उसको सिर्फ आर्थिक स्थितियों के आधार पर उसने बच्चे को अपने पास रखा था कि उससे कुछ पैसा मिल जाएगा, मगर अब जीवन भर उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे तमाम प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं सरोगेसी बिल को लाना जरूरी था, मतलब इस पूरी प्रक्रिया को नियमित करना जरूरी था। तो सरोगेसी बिल के क्या प्रावधान है, इस पे भी हम बात करेंगे। बट इस सरोगेसी में भारत का क्या रूप है, भारत ने किस प्रकार की सरोगेसी को सेलेक्ट किया है, उस पर बात करते हैं। सामान्यतः अगर हम सरोगेसी की बात करें तो सरोगेसी में एक को हम बोलते हैं पारंपरिक सरोगेसी। पारंपरिक की अगर बात करें तो पारंपरिक में, जिसको हम ट्रेडिशनल बोल देते हैं, पारंपरिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको ट्रेडिशनल सरोगेसी बोलते हैं, और दूसरी है जिसे हम बोलते हैं होस्ट सरोगेसी या जेस्टेशनल सरोगेसी बोल देते हैं। ट्रेडिशनल एंड जेस्टेशनल, अब इसमें होता क्या है, देखिए जो पारंपरिक सरोगेसी है, इस पारंपरिक सरोगेसी में सरोगेट माँ के अंडे को ही लिया जाता है, और सरोगेट माँ के अंडे का से एक फादर मतलब पिता के स्पर्म को फ्यूज कराया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि परिवार की एक ऐसी महिला जिसका एग लिया गया है और पिता जिसका स्पर्म फ्यूज कराया गया है, तो जो बच्चा होगा वो अब रियल मदर की तरह नहीं दिखेगा, सरोगेट मदर की तरह दिखेगा, क्योंकि एग सरोगेट माँ का है, और कहीं ना कहीं पिता का जो इंटेंशन है वो भी सरोगेट माँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, बट पहले भारत में यही चल रहा था। इसके बाद होस्ट सरोगेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी तीसरी महिला हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन है, जो कोई भी है, हमें इससे मतलब नहीं है, वो एक किराए की कोख जिसे सरोगेट माँ समझ सकते हैं, उसको हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन है एक तरीके से। भारत में यहाँ पर बात यह आई कि हमने परोपकारी सरोगेसी को सेलेक्ट किया। परोपकारी सरोगेसी क्या है? पहली बात, कॉमर्शियलाइजेशन या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं होगा। इसको परोपकारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझिए कि एक तरीके से उपकार किया जा रहा है। हाँ, जो सरोगेट माँ होगी वो सरोगेट माँ परिवार की ही होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस सरोगेट माँ की कुछ कंडीशंस हैं। परिवार की हो गई ये पहली कंडीशन। दूसरी, वह शादीशुदा होनी चाहिए, उसका खुद का भी अपना एक बच्चा होना चाहिए, और उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये सरोगेट माँ बनने की कंडीशंस हैं। सरोगेट माँ अपने अंडे को नहीं देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो परोपकारी सरोगेसी है, परोपकारी, इस परोपकारी सरोगेसी में जो माँ है, जो सरोगेट माँ बनेगी, वो फैमिली मेंबर होगी, क्लोज रिलेटिव होगी, बट वो अपने एग को नहीं देगी, बस उसका यूट्रस यूज किया जाएगा। यहाँ पर आईवीएफ पद्धति के माध्यम से रियल फादर और रियल मदर, मतलब जो जैविक माँ और पिता हैं, इनके एग मतलब इनके अंडे को और इनके शुक्राणु या स्पर्म को फ्यूज करा करके सरोगेट माँ के अंदर प्लांट किया जाएगा। तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो परोपकारी सरोगेसी है, इस सरोगेसी में जो बच्चा उत्पन्न होने वाला है उसका रिलेशन सरोगेट माँ से नहीं होने वाला है, क्योंकि एग किसका है? जैविक माँ का है। मगर इससे पहले अगर हम पारंपरिक की बात कर रहे थे तो पारंपरिक में आपने देखा कि यहाँ पर जो एग था वो सरोगेट माँ का लिया जा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ अपने सरोगेट माँ की तरफ जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर सरोगेसी कौन कौन लोग करा सकते हैं? अभी तक आपने देखा कि सरोगेट माँ बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उम्र का निर्धारण किया गया, उसकी खुद का शादी हो जानी चाहिए, मतलब उसका भी अपना बच्चा होना चाहिए, इसके साथ साथ भारत की नागरिक हो, ऐसी तमाम प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनी है। अगर सरोगेट दंपति बनना है तो सबसे पहले इस बात की एश्योरिटी हो जाए कि आप डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रूफ हो कि आप यहाँ पर किसी विशिष्ट प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, या ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि इनफर्टाइल कपल हैं, मतलब यहाँ पर बांझपन का शिकार हो चुके हैं। दूसरी यहाँ कंडीशन यह भी होती है कि इनकी उम्र को अभी निर्धारण किया गया है,
माता और पिता की उम्र को डिसाइड किया गया है कि 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए माँ में, और 55 वर्ष से ज़्यादा पिता की आयु नहीं होनी चाहिए। अगेन यहाँ पर दूसरी बात ये भी बोली गई है कि ये फॉरेनर नहीं होंगे, मगर कोई भी विदेशी जो व्यक्ति है वो ये काम नहीं करा सकता। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर LGBT कम्युनिटी भी इसका प्रयोग नहीं कर सकती। ऐसे लोग जो शादी नहीं करना चाहते वो भी सरोगेसी के थ्रू बच्चे को प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी प्रावधानों को सरोगेसी बिल के अंदर रखा गया है। ये जो सरोगेसी अधिनियम है 2021 है, इस अधिनियम के अंतर्गत ही इन प्रावधानों को सेट किया गया था। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो सरोगेसी में बांझपन की जो समस्या आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए भारत ने परोपकारी सरोगेसी को ग्रहण किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरोगेसी बिल मैंने अभी आपको बताया कि 2021 में इसको लागू किया गया, और यहाँ पर इस बिल के जो प्रावधान है, इस प्रावधान में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउ नहीं कर सकते, नहीं ले सकते सरोगेसी। इसके साथ साथ यहाँ पर माँ और पिता की उम्र को डिसाइड किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि LGBT कम्युनिटी नहीं कर सकते। और इसके साथ जो तलाकशुदा लोग हैं, तलाकशुदा में भी जो आगे शादी नहीं करना चाहते हैं वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे को नहीं ले सकते। अगर वो चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो सरोगेसी का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी भी दंपति का एक बच्चा हो चुका है तो वह सरोगेसी का प्रयोग करके दोबारा बच्चा प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बिल का प्रावधान है। इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। अगर उस बच्चे को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये प्रूफ है, तो फिर आप सरोगेसी के थ्रू बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगली हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जो नई अगली तकनीक है उसको हम बोलते हैं ICSI। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें जैसे ही नाम समझ में आ रहा होगा कि स्पर्म इंजेक्शन, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइक्रोपिपेट या माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करके एग के अंदर स्पर्म को एंटर कराते हैं। इस पद्धति में क्या अलग है IVF और इसमें क्या अलग है? देखिए, IVF में जो एग है उसके सराउंडिंग में हमने स्पर्म्स को छोड़ दिया और नेचुरली वो फ्यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी सपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे। लैब में अपने आप एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं। मल्टीपल स्पर्म्स हैं, एक एग है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि लैब में ये भी प्रयोग हो रहा है, बट इस प्रयोग में क्या है, एक एग है और एक ही स्पर्म को यहाँ पर हम इस निडल के थ्रू फ्यूज़ करा रहे हैं। तो ये कंडीशन तब बनती है जब ऐसी स्थिति बन रही है पिता के अंदर कि वहाँ स्पर्म शुक्राणुहीनता की स्थिति है, शुक्राणु ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, मोर्टेलिटी ठीक नहीं है। तो हम सभी शुक्राणुओं में से, क्योंकि शुक्राणुहीनता इस स्थिति पर होता क्या है, लगभग 10 से 15 मिलियन जो स्पर्म्स हैं एजुकुलेशन के टाइम पर उससे भी कम होने लगते हैं। तो इन सब में से किसी एक स्पर्म को जिसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, जो क्वालिटी ठीक है परीक्षण के दौरान, उसको हम इस माइक्रोपिपेट के थ्रू ले करके खुद ही इंसर्ट कराते हैं। नेचुरली इंसर्शन के लिए नहीं छोड़ते। यह प्रक्रिया भी क्या है, लैब में की जाने वाली प्रक्रिया है, प्रयोगशाला में ही होती है। ठीक। अब यहाँ पर विभाजन होगा मोर्यूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तो ब्लास्टुला जो अवस्था है जहाँ पर कोरियोनिक विलाई बनेगा, उस टाइम पर हम जाकर के प्लांट कर देंगे। तो ये अगली एक प्रक्रिया हो गई। इसके बाद अगली क्या है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस, जिसको IUI कहते हैं। ये IVF से थोड़ी सस्ती प्रक्रिया है और यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम है। रीज़न क्या है, क्योंकि पहली बात ये किस केस में की जाती है, यहाँ पर डायरेक्टली एक ट्यूब का, या जिसे कैथेटर कहते हैं, कैथेटर एक ट्यूब होता है। इस कैथेटर का यूज़ करके हम स्पर्म को इंसर्ट करते हैं, और ये जो इंसर्शन होता है स्पर्म का, ये नियर फेलोपियन ट्यूब होता है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब के पास आप इंसर्ट कर रहे हो तो जो स्पर्म का मोटाइल टाइम है या जो मोशन टाइम है वो कम हो जाता है, डायरेक्टली स्पर्म वहाँ पर इंसर्ट कर चुका है। बट जरूरी ये है कि इस टाइम पर ओवल्यूशन होना चाहिए। तो डॉक्टर यहाँ पर इस चीज़ को एश्योर करता है, या जो गायनिकोलॉजिस्ट होती है वो एश्योर कर लेती है कि स्पर्म को तभी इंटर किया जाए जब ओवल्यूशन का टाइम फ्रेम हो। हालांकि स्पर्म एक फीमेल की बॉडी में 4 to 5 डेज तक रह सकता है, और स्पर्म अगर मेल की बॉडी की बात करें तो अप्रॉक्स एवरेज माना जाए तो 72 या 73 डेज तक, 72 से 73 दिन तक रह सकता है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डायरेक्टली इंसर्ट करा देते हैं कैथेटर, एक ट्यूब का यूज करके स्पर्म को। क्लियर है? तो ये अगली एक प्रक्रिया है जिसे IUI कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं 3 पेरेंट बेबी। नाम समझ में आ रहा होगा, 3 पेरेंट बेबी। इसका मतलब है कि बच्चे का निर्माण 3 पेरेंट्स के थ्रू हो रहा है।
इसे हम माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बोलते हैं, या इसे हम डिजाइनर बेबी भी बोलते हैं। अब ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, इस प्रक्रिया को करने के पीछे का कंसेप्ट क्या है? यदि माँ के अंदर किसी ऐसी बीमारी है जो बीमारी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक ऐसा कोशिका का अंग जिसके पास खुद का डीएनए होता है। मान लिया ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसके पास खुद का डीएनए है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, इसके पास खुद का डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो सबसे न्यूनतम जिसकी क्वांटिटी होती है, सबसे अल्प क्वांटिटी होती है, संपूर्ण डीएनए केंद्र में होता है, नाभिक में होता है, मगर इसके अलावा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी पाया जाता है। तो यदि माता के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित विकार हैं तो ये बच्चे के अंदर भी जा सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि यदि पिता के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल विकार है तो क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एग से स्पर्म फ्यूज करता है तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, स्पर्म के अंदर, बट स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया अंदर एंटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये केंद्रक अंदर एंटर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जो फर्टिलाइज्ड एग बनता है, निषेचित अंडा बनता है, इसमें माँ का डीएनए और पिता का न्यूक्लियस, मतलब सिर्फ और सिर्फ पिता का न्यूक्लियस ही अंदर आता है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सदैव माँ का ही रहेगा। तो बच्चे के अंदर माँ का ही माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ना कि पिता का। इसलिए अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में समस्या है तो वह बच्चे में जा सकती है। और ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियां या डिजीज को ठीक करने के लिए हमें माँ के ये विकृत या खराब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो आगे एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बना सकते हैं, जैसे कार्डियोपैथी, मायोपैथी या बेबी लेग सिंड्रोम। ऐसे बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं। तो यहाँ करना क्या है, इस पूरे डायग्राम में दिख रहा होगा, मदर एग है, माँ का ये अंडाणु है, और इसमें अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो ये बने हुए हैं यहाँ पर, और ये है मदर का न्यूक्लियस। इसके बाद ये डोनर एग है। डोनर एग में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक केंद्रक बना हुआ है, और यहाँ पर जो साइड में बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये हैं हेल्दी स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमें ये करना है कि ये जो डोनर एग है, दाता है, इस दाता, ये फीमेल है, इसके इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को माँ के कोशिका के अंदर प्रवेश कराना है। तो यहाँ पर हमें बस एक काम ये करना होगा कि डोनर एग का जो मेन डीएनए है, मुख्य डीएनए है, इसको हम बाहर निकाल करके कैंसिल कर देंगे, हटा दिया, जिसे इन्यूक्लिएट कह देंगे। और यहाँ पर ये जो माँ का डीएनए है, इस माँ के डीएनए को हम एंटर करा देंगे किस कोशिका में? जो डोनर की सेल होगी। तो मैंने आपको बताया कि डोनर की सेल से हमने ऑलरेडी ये जो एग है इसको, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है इसको बाहर निकाल दिया एग सेल से। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रियल मदर का जो डीएनए है उसको यहाँ पर प्लेस करा दिया। तो ये यहाँ पर माता की एक नई कोशिका प्राप्त हो जाती है। इस कोशिका में माता का केंद्रक होगा, मगर माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा? डोनर का होगा। अब यहाँ पर आईवीएफ करा दिया जाएगा, और आईवीएफ के थ्रू अब ये लैब में होने वाली प्रक्रिया है आईवीएफ। इसके बाद मोर्यूला होगा, देन ब्लास्टुला होगा 72 आवर्स के बाद, और इसको हम इस भ्रूण को हम गर्भ में, यूट्रस में प्लांट कर देंगे। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया कहलाती है, इसे हम कहते हैं डिजाइनर बेबी। ठीक है, और यहाँ पर 3 पेरेंट्स हैं, इसलिए इसका नाम है 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी, या इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पर इस पूरी पद्धति को या ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के विकार को ठीक करने के लिए हमारे पास और भी पद्धतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि एक पद्धति है जिसको कहते हैं पोलर बॉडी ट्रांसफ़र या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। एक पोलर बॉडी ट्रांसफ़र भी आता है, स्पिंडल फाइबर ट्रांसफ़र भी आता है, बट इससे पहले हम देखते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की अगर बात करो तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे नाम लिखा हुआ है प्रो न्यूक्लियर, मतलब हम यहाँ पर पहले ही स्थानांतरण करेंगे किसी चीज़ का। चलो देखते हैं। ये है पेशेंट, मतलब जिसको रोग हो रखा है, और ये है डोनर जो दाता है। सबसे पहले हमने यहाँ आईवीएफ करा दिया दोनों के एग से। तो ये दोनों का एग है, मतलब यहाँ पर आप समझिए कि विकृत लिख रहा हूँ, ये विकृत है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया, ये हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है।
इन दोनों में हमने स्पर्म को फ्यूज करा दिया। स्पर्म फ्यूज कराने पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन हो चुका है क्योंकि दोनों से स्पर्म फ्यूज हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये नीचे दाता है और ऊपर माता का है, रियल मदर का है, ठीक। अब यहाँ हमें करना क्या है, आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर विभाजन शुरू हो चुका है बच्चे का, मगर यहाँ पर क्योंकि यह विकृत डीएनए है, विकृत माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उपस्थित है, इसे हमें हटाना है। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग को हमने बाहर निकाल लिया, और ये जो दाता का विभाजन चल रहा है, जो डोनर है, इसमें भी फ्यूजन हो चुका है, इस फर्टिलाइज्ड एग को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये भी बाहर आ गया। अब इसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माँ का माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि अनहेल्दी है। तो माँ के अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये केंद्रक चाहिए जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका है, निषेचित हो चुका है। अब इस निषेचित केंद्रक को जाकर के हम ट्रांसफर कर देंगे। तो आप इस कोशिका में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माँ का केंद्रक है, ठीक है, और दाता का स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस पद्धति को हम बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमने क्या किया, केंद्रक को पहले ही ट्रांसफर करने से पहले ही यहाँ पर हमने आईवीएफ कराया है, बट इससे पहले माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या एमआरटी में पहले हमने ट्रांसफर कर लिया और उसके बाद आईवीएफ कराया है, ये अंतर आता है। इसके बाद अगेन मैंने आपसे बोला और भी पद्धतियां हैं इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि एक पद्धति है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसमें माता का स्पिंडल तंतु को हम स्थानांतरित करते हैं। स्पिंडल तंतु क्या होते हैं, देखिए, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में एक प्रक्रिया है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और एक प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब केंद्रक का विभाजन होता है उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब केंद्रक द्रव्य का जब कोशिका के द्रव्य का विभाजन होता है तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे कि जब केंद्रक का विभाजन होगा तो उसमें विभाजन की पहली अवस्था है प्रोफेज, दूसरी अवस्था है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में आप सबने पढ़ रखा है कि जो क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स एक इक्वेटर प्लेट में आकर सेट हो जाते हैं और पोल में एक धागे या स्पिंडल तंतु बन जाते हैं, और ये स्पिंडल तंतु अपोजिट पोल पर गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम्स को खींचते हैं अपनी तरफ। तो ये जो स्पिंडल तंतु हैं, जो धागे आपको दिख रहे हैं, इन्हीं धागों से ही संबंधित ये प्रक्रिया है और इसी धागों को हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मैटरनल स्पिंडल फाइबर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो यह भी एक ऐसी तकनीक है जहां पर हम माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगली है हमारे पास, यहाँ पर अगला सेगमेंट है वो है वैक्सीन, जिसे हम टीका कहते हैं। वैक्सीन या टीका और टीकाकरण, वैक्सीनाइजेशन क्या होता है। पहली बात, वैक्सीन एक ऐसी विधि है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम इस टीके का निर्माण करते हैं। मतलब किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके जिस भी रोग के लिए हमें उस वैक्सीन को बनाना है, उसी सूक्ष्म जीव का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोविड का वैक्सीन बनाया गया, तो कोविड के वैक्सीन में हमने उसी विषाणु का प्रयोग किया, या मान लेते हैं पोलियो की बात करें तो पोलियो के लिए भी हमने उसी विषाणु का प्रयोग किया। हालांकि इसके अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। हम ये देखते हैं कि सूक्ष्म जीव कितना ज़्यादा सक्षम है रोग फैलाने के लिए, उसी प्रकार में हम इसको विभाजित भी करते हैं। तो टीका जो हो गया, ये वो प्रक्रिया है जिससे हमने उसको बनाया। मगर टीकाकरण का मतलब ये हो गया कि इस टीके को या इस वैक्सीन को किस तरीके से ग्रहण किया गया है। इंजेक्शन के थ्रू लिया गया है, जिसको हम शॉट के फॉर्म में बोलते हैं, या हमने इसको एक ओरल वैक्सीन के रूप में लिया है, पीने वाली वैक्सीन के रूप में इसको समझा है। और इसके थ्रू बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है और भविष्य में ऐसे रोग के लिए लड़ने में सक्षम हो पाता है। तो टीके की अगर बात करें तो जो टीका है ये उसी सूक्ष्म जीव से निर्मित किया जाता है जो रोग को उत्पन्न करते हैं, और इसी आधार पर हमने टीके को विभाजित किया है। तो वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन कितने प्रकार के हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार कि इन वैक्सीन में क्या क्या है। सबसे पहली बात अगर बात करते हैं वैक्सीन में, तो वैक्सीन में सबसे पहला है जिसको हमने बोला निष्क्रिय या किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। निष्क्रिय का मतलब ये है कि इसको हमने रोग उत्पन्न करने वाले उस रोगाणु जनक को हमने मार दिया है। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग कर सकते हैं डेड करने के लिए, या अत्यधिक ऊष्मा का प्रयोग कर सकते हैं इसको मारने के लिए।
और मारने के पश्चात इसको हम क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करने के पश्चात इसको हम वैक्सीन के माध्यम से बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं। क्योंकि ये मर चुका है इसलिए इसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा तो नहीं आएगा, बट इसमें एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि रिवर्स होने की प्रोसेस का डर नहीं है। अगर ये सेमी एक्टिव टाइप का होता, या अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये कुछ निष्क्रिय फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं जा पाता, तो हमें इस बात का डर रहता है कि ऐसा ना हो ये रिवर्स हो जाए। बट यहाँ पर आपने देखा है कि इसको हमने किल्ड, पूरी तरीके से मार ही दिया है, तो यहाँ पर रिवर्स होने की प्रोसेस का डर नहीं है। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पोलियो की बात करें, हेपेटाइटिस की बात करें, या रेबीज की बात करें। ये कुछ एग्जाम्पल हैं निष्क्रिय टीवी के, सॉरी निष्क्रिय टीके के, वैक्सीन के। ओके, नेक्स्ट है टॉक्साइड। देखिए टॉक्साइड वैक्सीन, ये वर्ड आ रहा है टॉक्सिन से। टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब है जैसे कि कोई एक सूक्ष्म जीव है, अब उस सूक्ष्म जीव से वेस्ट मैटर के फॉर्म में या उसका कुछ उत्पाद के फॉर्म में कुछ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, और इसी टॉक्सिन से वर्ड आया है टॉक्साइड। तो जैसे कि कोई ये एक सूक्ष्म जीव है, इससे कुछ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, इन टॉक्सिन्स को ही हमने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद इसको ही हमने टीके के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट सूक्ष्म जीव को प्रवेश नहीं कराया है, उससे निकलने वाले कुछ ऐसे अवशेष समझ लीजिए जिसको टॉक्साइड कह रहे हैं, और इसी टॉक्साइड को या इसी टॉक्सिन्स को हमने बॉडी के अंदर एंटर करा दिया है। इसमें बूस्टर की आवश्यकता होती है, बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये टॉक्साइड जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा टीटी, जैसा लोहा लगने के बाद बोला था टीटी लगवा लो, टिटनेस टॉक्साइड। तो टिटनेस टॉक्साइड जो जनरली हम बोलते हैं कि लोहा लगा तो 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपको पूरा ही इसको वैक्सीन लगवा लेना है, और वैसे भी कहा जाता है कि आपको कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बूस्टर डोज क्या करता है, इसको एक्टिव रखता है। तो टॉक्साइड का मतलब है जो वो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को बॉडी के अंदर एंटर करा देना। नेक्स्ट आता है, इसके एग्जाम्पल हैं डिप्थीरिया और टिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रकार है उसको कहते हैं संयुग्मित टीका या कंजुगेट वैक्सीन। कॉन्जुगेट या संयुग्मन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत वीक है, अगर इस इम्यून रिस्पॉन्स को हमें बढ़ाना होगा तो हमें एक ऐसा यहाँ पर सूक्ष्म जीव लगाना है जो ज़्यादा सक्रिय हो, और इसको हम निष्क्रिय के साथ ऐड कर देंगे, ऐड करने के साथ बॉडी के अंदर एंटर करा देंगे। तो एक है जिसका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ रहा है, दूसरा है जिसका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव है ज़्यादा। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर इसको बोला कॉन्जुगेट, और अब इसको बॉडी के अंदर एंटर करा दिया है। तो यहाँ पर आपके पास बन गया संयुग्मित टीका। इसका एग्जाम्पल भी डिप्थीरिया और टिटनेस होता है। ठीक है, ये वैक्सीन भी इस प्रक्रिया से बन सकती है। नेक्स्ट आता है आरएनए टीका, आरएनए वैक्सीन, जो कि कोविड के समय पर खोजा जाने वाला एक प्रमुख प्रक्रिया है, जिसमें हम न्यूनतम समय पर, कम से कम समय पर किसी टीके को निर्मित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई ये एक सूक्ष्म जीव है, ये एक विषाणु है, विषाणु के ऊपर जो प्रोटीन का लेयर है, इस प्रोटीन के लेयर को हमने प्राप्त किया, इसको हमने एक लिपिड नैनो पार्टिकल, क्योंकि हमें बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है, तो हमें एक नैनो पार्टिकल की आवश्यकता होगी, तो हमने लिपिड नैनो पार्टिकल ले लिया, और इसके अंदर हमने इस आरएनए को, या सॉरी इस प्रोटीन को हमने इसके अंदर कैप कर लिया, इनकैप्सुलेट कर लिया। अब ये जब बॉडी के अंदर जाएगा, ये तो बॉडी के अंदर जाने पर ये इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेजेंट करेगा, और यहीं से हम एंटीबॉडी को प्राप्त कर लेंगे, और इससे वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें, तो सूक्ष्म जीव के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के अपने आरएनए होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है, और यह प्रोटीन एक एंटीजन होगा, और ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो ये कम समय पर वैक्सीन बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम mRNA वैक्सीन या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ पर कोविड-19 की जो वैक्सीन है, मॉडर्ना कंपनी ने जो बनाया, वो यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है जीवित क्षीणित टीका। जीवित क्षीणित का मतलब होता है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन या जीवित क्षीणित, देखिए जीव तो है, मतलब जिंदा है, ये मरा नहीं है, मगर इसको इतना कमजोर कर दिया है कि यह
किसी भी प्रकार के रोग को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। किंतु यह जीवित है, इसलिए जो किल्ड वाला, जो मैंने सबसे पहले बताया था, निष्क्रिय या जो डेड हो चुका था, उसके इम्यून रिस्पॉन्स है, इसका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा ये सक्रिय है, और सक्रिय होने की वजह से, जिंदा होने की वजह से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तेजी से बनेंगी। तो यह जो प्रक्रिया है, इसमें जो वायरस है, जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको कमजोर कर दिया है, मारा नहीं है पूरी तरीके से, और इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, और इससे जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारा हो जाएगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। जैसे एग्जाम्पल हो गया खसरा की वैक्सीन, गल्स हुआ, रुबेला, चिकन पॉक्स, इस प्रकार की। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी एक पूरा ब्रांच है जिसके पिता हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने जो पहली कोशिका, जीवित कोशिका खोजी थी, उसका नाम इन्होंने दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल जो कि दो वर्ड से मिला है, एनिमल प्लस मॉलिक्यूल। और वहीं से हमने समझा कि सूक्ष्म जीव के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत करी। इसमें आप जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि अगर हम जीवाणु और विषाणु की बात करते हैं तो इनमें कुछ प्रमुख अंतर है। जैसे जीवाणु की अगर बात करें तो जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कह रहे हैं, और जीवाणु शब्द में ही समझ में आ रहा है जीवों के अणु। इसका मतलब है कि ये जीवाणु हमारे ही अणु समझ लीजिए, और ये अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मगर वहीं पर यदि हम वायरस की बात करें, जिसे हम विषाणु वायरस कह रहे हैं, तो विष के अणु, तो विष के अणु मतलब है कि ये जहर है, पॉइजन है, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वायरस ऑलवेज निगेटिव, ये हमेशा बीमारी ही उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि जो विषाणु होते हैं उनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, और विषाणु लगभग सभी को प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, इवन विषाणु जीवाणु को भी प्रभावित करता है। सबको ये इन्फेक्ट करने की पावर रखता है। जीवाणु की अगर बात करें तो जीवाणु यहाँ पर इसके अध्ययन को, जीवाणुओं या बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, और वहीं पर विषाणु या वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। इनके अपने अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो कि जीवाणु से संबंधित हैं, और इवानोवस्की जो कि विषाणु से संबंधित हैं। हालांकि हमारे पास वर्तमान परिदृश्य ये है कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। और वायरस की अगर मैंने आप बात करूं तो आपको मैंने अभी बताया कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर ये किसी वायुमंडल में पड़े हुए हैं तो ये एक निर्जीव की तरह कार्य कर रहे होंगे, और जैसे ही किसी की बॉडी के अंदर आएंगे तो ये एक्टिव होकर के सजीव की तरह कार्य करेंगे। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आपने सुना होगा कि रिसेंट में कि जो कोरोना है, इसका जो नया वेरिएंट है, जिसे जनरली आपने ओमिक्रॉन नाम से सुना होगा, ये काफ़ी पुराना वेरिएंट हो गया था, बट साउथ अफ्रीका में पिछले 2024 के आसपास कुछ केस आए थे, जिसे हम लोगों ने जनरली BA.3.2, ये कोरोना की ही बात कर रहा हूँ, BA.3.2 ये जो वर्जन है इस नाम से काफ़ी फेमस है, और इसे ही हम सिकाडा कहते हैं। ये सिकाडा BA.3.2 के नाम से फेमस है। सिकाडा एक इंसेक्ट है, एक कीट है। अब ये सिकाडा जो होता है, ये सिकाडा मनुष्य को प्रभावित नहीं करता। सिकाडा छोटे मोटे पौधों को प्रभावित करता है, जो 2-3 साल पुराने पौधे हैं, मतलब नए नए जो पौधे हैं, ये उनको प्रभावित करता है। और सिकाडा इंसेक्ट की अगर आप फोटो देखिएगा तो सिकाडा इंसेक्ट जो होता है, ये जो कीट होता है, इसके पैर के पास एक विशेष आकृति पाई जाती है, और इसके कारण ये ओविपोजिटर होते हैं। ओविपोजिटर शब्द का मतलब क्या है? ओविपोजिटर, ओविपोजिटर का मतलब ये होता है कि ये विशिष्ट प्रकार के अंडे को देते हैं, और अपने इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से इन अंडे को उस पेड़ के अंदर पेनिट्रेट करके प्रवेश कराते रहते हैं, और धीरे धीरे ये पेड़ नष्ट हो जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्यों के अंदर यह वायरस का स्ट्रेन कर रहा है, जिसे BA.3.2 कह रहे हैं। इसीलिए इसको सिकाडा BA.3.2 कहा जाता है, क्योंकि सिकाडा, जिस तरीके से सिकाडा पेनिट्रेट करता है, इसी तरीके से यह भी परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो अभी अमेरिका में इसके केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप सर्च करेंगे, करंट अफेयर में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 2025-26 में सिकाडा या BA.3.2 के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सिकाडा इंसेक्ट है जिसके अंदर ये ओविपोजिटर की विशेषता पाई जाती है। इसका मतलब कि ये उस विशेष पेड़ को जिसके अंदर ये इन्फेक्शन कर रहा है, ये उसकी ब्रांचेस में, उसकी टहनियों पर छेद करके अंडे को देता है।
ये डायरेक्टली मनुष्य को इन्फेक्ट नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जीवाणु और विषाणु को ठीक से समझ लेना कि किसकी आकृति में क्या पाया जाता है। ठीक? और यही विषाणु में एक शब्द आता है विरियन आता है, एक शब्द आता है विरियाइड आता है, एक प्रियन आता है। तो जैसे विरियाइड की बात करें तो अगर इसके अनुवांशिक पदार्थ है, बाहर का प्रोटीन नहीं है, तो उसको आप विरियाइड कहेंगे। अगर प्रियन की बात करें तो उसमें बाहर का प्रोटीन है मगर अंदर का अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, तो वो आपका प्रियन कहलाता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है कि जीवाणु और विषाणु में प्रमुख अंतर क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। वहीं पर वायरस की अगर बात करें तो वायरस में हम, ये वायरस इधर बना हुआ है, सॉरी, वायरस की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटरफेरॉन होता है। जीवाणुओं के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स होती है। और इसी एंटीबायोटिक से ही संबंधित एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है जिसे हम AMR कहते हैं, और इसको हम अगले सेगमेंट में समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसे AMR नाम से जाना जाता है। क्या होता है AMR? आप एक छोटा सा कार्टून देख रहे होंगे जहाँ पर एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है और जो जीवाणुओं के अगेंस्ट काम करती है और जीवाणु यहाँ पर इसको मार रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रही है। और ये क्यों ऐसा होता है? सबसे पहली बात कि हम सभी भारतीयों के अंदर एक दिक्कत ये है, डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयों को खाना। हम खुद में भी डॉक्टर हैं। अगर हमें लगा है कि ये एक बार इस दवा खाने से हमें कुछ राहत मिली है तो हम खुद तो खाएंगे ही और उसके साथ सबको ही रिकमेंड करेंगे इस चीज़ का कि आपको भी वही दवा खा लेनी चाहिए। जब आप एक्सेस अमाउंट में किसी ऐसी दवा का कंजम्पशन करते हैं जो कि जनरली किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीवों के लिए है, या बहुत ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं, तो बैक्टीरिया या जीवाणु अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन की वजह से या तो वह जीवाणु आगे आने वाले किसी भी एंटीबायोटिक से खुद को नष्ट होने से बचाता रहेगा। इसका मतलब है कि अब उसे कोई भी एंटीबायोटिक नष्ट नहीं कर पाएगी, और ऐसी स्थिति को सुपर बग कहा जाता है। इसी स्थिति को सुपर बग कहा गया। सुपर बग का मतलब एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा एरर हो गया, और एरर का मतलब है एक ऐसा बग जो खुद म्यूटेट हो चुका है। ठीक है? तो ये क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणु प्रतिरोधी क्या होते हैं? ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई सूक्ष्म जीव के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है। जब कोई सूक्ष्म जीव दवाओं के प्रति कोई प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेता है और उन्हें नष्ट करने हेतु बनाई गई जो दवाइयाँ होती हैं उनसे खुद को बचा के रखता है, और बचाने के साथ साथ कभी भी उसको उस पुरानी दवा से नष्ट नहीं किया जाएगा, मतलब वह उससे नहीं मर पाएगा, और ऐसी स्थिति सुपर बग कहलाएगी। तो कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कई बार एम्स की गाइडलाइन आती है कि जब तक हम आपको रिकमेंड ना करें, रिकमेंडेशन ना दें, तब तक आपको दवा नहीं खानी चाहिए। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्यों ऐसा होता है? सबसे पहली बात, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है AMR का। पहली बात तो ये होता है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं, ये एंटीबायोटिक जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एंटीबायोटिक से उनको भी समस्या होगी, और अगर उनको भी समस्या होगी तो हो सकता है उनमें भी उत्परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक कंज्यूम करी है जो किसी विशेष प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर रही है। अब कुछ जीवाणु तो बच गए और कुछ की मृत्यु हो गई। जिनकी मृत्यु हो गई उनसे वो टॉक्सिक सब्सटेंस को वह जीवित जीवाणु ग्रहण करने लगेंगे, और ग्रहण करने के बाद वह उसके अगेंस्ट क्या करेंगे? उत्परिवर्तन चेंज कर देंगे। या आपने ये भी सुना होगा कि जो जीवाणु होते हैं इनके पास एक अपना खुद का सर्कुलर DNA होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड के माध्यम से भी खुद में परिवर्तन कर लेते हैं। तो परिवर्तन के अपने 2-3 प्रकार हैं, मगर ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है? मान लेते हैं यहाँ पर कि जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कोई आपने एंटीबायोटिक को कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने पर यहाँ पर जो टारगेट साइट है वो टारगेट साइट बैक्टीरिया ने चेंज कर दी। मतलब जिस स्थान पर टारगेट साइट काम करती थी वह इस साइट ही चेंज हो गई। तो साइट चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से उस जीवाणु को वह दवा नहीं मार पाएगी। या मान लेते हैं यहाँ पर जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम के अगेंस्ट जीवाणु ने कोई दूसरा एंजाइम बना दिया, या उस एंजाइम को एक्टिव ही नहीं होने दिया, तो इसकी वजह से भी वो दवा काम नहीं कर पाएगी। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक विशेष इफ्लेक्स पंप आप नाम सुनते हैं।
इफ्लेक्स पम्प का मतलब है दवाइयों के जो विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर की तरफ थ्रू आउट कर देना, बाहर निकाल देना। तो ये 3-4 ऐसी स्थितियां हैं जहां पर दवा चाह कर भी काम नहीं कर पाती और बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट खुद को रजिस्ट कर लेता है, प्रतिरोध बना लेता है। कभी कभी ये भी केस आया है कि एक बायोफिल्म का निर्माण कर लेते हैं बैक्टीरिया अपने ऊपर, और बायोफिल्म का अगर निर्माण कर लेंगे तो भी यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाएगी। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, ये भारत में एक खतरे के रूप में उत्पन्न हो रहा है। समय समय पर डॉक्टर्स और कई सारे गाइडलाइंस इस चीज़ के लिए जारी की जाती हैं। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास प्रश्न है आज, और अगेन रोज की तरह कुछ प्रश्न आप बताएंगे और कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अंडाणु के निषेचन के बाद महिला प्रजनन पथ में स्थानांतरित करने की सहायक होती है। मतलब ये कह रहा है कि जब एग से स्पर्म फ्यूज हो गया तो फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग बन गया, मतलब यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो गया, और युग्मनज के बाद यहाँ पर फ्यूज होने के बाद जिसे जायगोट कहते हैं, जायगोट में अब यहाँ डिवीज़न होगा, डिवीज़न में मॉर्यूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला में हम क्या करते हैं, ये गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो जायगोट है, ये जायगोट का अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने के लिए कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये प्रक्रिया की जाती है या गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। कौन सी ऐसी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अंडाणु के निषेचन के बाद महिला प्रजनन पथ में स्थानांतरित करने में सहायक होती है। तो यहाँ पर अगर इंट्रायूटेराइन ट्रांसमिशन की बात करें तो इंट्रायूटेराइन का मतलब यहाँ पर ये है, ये आईवीएफ के बाद होने वाली एक प्रक्रिया है। इसको इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन मत समझिएगा। ये प्रक्रिया ये कहती है कि यहाँ पर हम फर्टिलाइज्ड एग को जाकर के ब्लास्टुला स्टेज पर ट्रांसप्लांट करेंगे गर्भ में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, IUT। ठीक है, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ये गर्भाशय में प्लांट किया जा रहा है। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसेस ये नहीं होगा, AI का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और जायगोट फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर है, ये भी गिफ्ट भी यहाँ पर नहीं होगा। तो बाकी यहाँ पर पहला जवाब आपका सही है। नेक्स्ट, मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में हाल ही में हुई प्रगति के संदर्भ में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पहला ऑप्शन है अंडाणु के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु द्वारा इन विट्रो में, शुक्राणु का उत्पादक कोशिकाओं का आनुवांशिक संशोधन में, तीसरा है स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, चौथा है संतान में माइटोकॉन्ड्रियल रोग की रोकथाम। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, या आपने अभी समझा है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार को रोग को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है आपके लिए, इन कथनों पर विचार करिए। आने वाले माता पिता के अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अंडाणु या शुक्राणु, इसका मतलब है कि आप ऐसे जीन में परिवर्तन कर रहे हैं जो जर्म सेल हैं। जर्म सेल का मतलब ये होता है जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन। हालांकि ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, मगर भारत में नैतिक मुद्दों के कारण इस परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि हम ये परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ किए जा सकते हैं। दूसरा है किसी व्यक्ति का जीनोम जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। जवाब बिल्कुल सही है, इसको भी आप संपादित कर सकते हैं। तीसरा है मानव प्रेरित प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर हम काइमेरास का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दो अलग अलग जीवों को मिला सकते हैं, जिसको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन भी समझते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बेस पर ये तीनों ही यहाँ पर सही होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए बनाए गए टीकों के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें। ये 2022 में आया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन किया। सबसे पहली बात, यहाँ पर mRNA प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया गया था, यहाँ पर वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। वायरल वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसी तकनीकी जहाँ पर हम किसी ऐसे वेक्टर का प्रयोग करें जिस वेक्टर के बारे में हम सब कुछ जानते हों, और ऐसे वेक्टर के साथ उस विषाणु को ऐड करके हम बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं। जब बॉडी के अंदर प्रवेश कराओगे
तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा और उसी इम्यून रिस्पॉन्स से हम वैक्सीन का निर्माण करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर वायरल वेक्टर लिखा होता तो हम एक बार को समझ सकते थे। स्पुतनिक वी वैक्सीन को वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निर्मित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो स्पुतनिक है वो इसी वायरल वेक्टर पर आधारित है, ये बात सही है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, ये बात भी सही है। कोवैक्सीन को हमने एक तरीके का इनएक्टिव वैक्सीन बेस्ड बनाया है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड एंड थर्ड, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसके बाद अगला है प्रश्न जो पूछा जा चुका है, ये वही सूक्ष्म जीवों से बना हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कोई भी विषाणु या वायरस समुद्र के पानी में जीवित नहीं रह सकता। गलत है, ऐसा नहीं है, कोई भी, अरे रह सकते हैं। विषाणु ऐसे टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं, गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं। कोई भी वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं कर सकता, ये भी गलत हो गया। वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जैसे आपने ऐसा देखा होगा, एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, विषाणु भोजी जीवाणु भोजी विषाणु, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, कर सकते हैं। कोई भी वायरस या विषाणु मेजबान कोशिकाओं में सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन गतिविधि को बदल नहीं सकता, बदल सकता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, यह प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो आरएनए से डीएनए बना देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, रेट्रोवायरसेस, तो ये भी गलत हो गया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोई सही नहीं है, तीनों ही कथन यहाँ पर गलत है। तो कुल मिलाकर के आज इस सेशन में आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में और प्रजनन प्रौद्योगिकियों के बारे में और टीकाकरण और टीके के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और अगले प्रमुख टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।